हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपना आंसर खुद से देने का प्रयास करिएगा, फिर आप लोग आंसर को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1963 में या ऑप्शन डी 1966 में। तो भारत में प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1966 में। भारत में प्रथम प्रशासकीय सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था। श्री मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, परंतु बाद में के हनुमंथैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीरप्पा मोइली। तो आपको यह याद रखना है कि दूसरा प्रशासनिक आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था और इसके अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे, जबकि प्रथम प्रशासनिक आयोग 5 जनवरी 1966 को नियुक्त किया गया था और मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे और बाद में के हनुमंथैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल या फिर लोकपाल? तो ओम्बुड्समैन का भारतीय मॉडल यानी प्रतिमान क्या है? तो राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी लोकपाल। वर्ष 1907 में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान यानी मॉडल लोकपाल है। तो सबसे पहले ओम्बुड्समैन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? स्वीडिश में यानी स्वीडन में। कब हुई थी? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में, 1977 में, 1985 में या 1989 में? तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार लोकपाल की नियुक्ति के लिए भारत में कब विधेयक पेश किया गया था? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1968 में। लोकपाल की नियुक्ति के लिए अभी तक संसद में 9 बार विधेयक को पेश किया जा चुका है, किंतु कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया था। इस विषय पर सर्वप्रथम विधेयक 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या फिर विधानसभा अध्यक्ष को? तो लोकपाल अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल को लोकपाल अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्य में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो आपको याद रखना है, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना भारत में कब की गई थी? 1987 में, 1989 में, 1990 में या 1992 में? तो कब इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1990 में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख मिलता है। केंद्र एवं राज्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। प्रधानमंत्री अध्यक्षता में गठित इस परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक सम्मिलित होते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल यानी
अंतरराज्य परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1987, 1989, 1990 या 1992? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 1990 में अंतरराज्य परिषद की स्थापना हुई थी। 263 अनुच्छेद 263 में इसका हमें वर्णन मिलता है। वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतरराज्य परिषद की गठन की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। परिषद में 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा या क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा? तो किसके द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वही है, तो ध्यान से आंसर करिए। भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1990 में भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अगेन वही क्वेश्चन है, तो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अंतरराज्य परिषद कब गठित की गई? 1987, 1989, 1990 या 1992? तो भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रीय परिषद विधि निर्माणकारी इकाइयां होती हैं, परामर्शदाती इकाइयां होती हैं, प्रशासकीय इकाइयां होती हैं या उपयुक्त सभी होती हैं? तो क्षेत्रीय परिषदें इनमें से क्या होती हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परामर्शदाती इकाइयां होती हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदाती इकाइयां होती हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? परामर्शदाती इकाइयां होती है और इनका गठन किसके अंतर्गत किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ये संविधानेतर इकाइयां हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा केंद्रीय क्षेत्र। तो भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आते हैं। उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा दिल्ली और चंडीगढ़ आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आते हैं और पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी आते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघ का गृह मंत्री तथा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री तथा अन्य 2 मंत्री होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। अंतरराज्य परिषद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, 6 अगस्त 1951 को, 15 मार्च 1950 को या 6 अगस्त 1952 को? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई थी, कब गठित की गई थी? तो इसके लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था।
और इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। भारतीय संघ राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। लोकसभा का महासचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव, योजना आयोग का सचिव या योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। योजना आयोग की तरह ही यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही कानूनी निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। इस परिषद के प्रमुख उद्देश्य हैं योजनाओं के निर्माण में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, देश में संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करना, सामूहिक रूप से आर्थिक नीतियां बनाना और लागू करना, संतुलित व तीव्र विकास करना। और इस परिषद के प्रमुख कार्य हैं योजना निर्माण में दिशा निर्देश व सुझाव देना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना की रूपरेखा की सिफारिश करना, योजना क्रियान्वयन के संसाधनों का अनुमान लगाना, पंचवर्षीय योजना की समय समय पर समीक्षा करना, योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा उनमें परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर नीति आयोग। तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था। इस निकाय का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या फिर अंतर्राज्यीय परिषद। तो इनमें से कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना 1 जनवरी 2015 को एनडीए सरकार द्वारा की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है अतः वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री तथा जहाँ विधानसभा नहीं है वहाँ के राज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। निम्न में से कौन संवैधानिक संस्थान नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग। तो कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति या रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री। अगेन वही क्वेश्चन है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह संविधान में अंकित है। इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। यह सन 1950 ईस्वी में बना था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो इनमें से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है। यह संविधान में अंकित है, ये यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था।
योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्न में दिया गया कथन ए सत्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिसका कार्यकाल था 2012 से 17 तक। वर्तमान में मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगडिया हैं। हाल ही में हुई राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की बैठक में योजना आयोग को खत्म करने पर आम सहमति बनी है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। तो आपको याद रखना है नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1951 से 1956, सन 1947 से 1952, सन 1952 से 1957 या सन 1956 से 1961। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सन 1951 से 1956 ईस्वी तक। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को भारतीय संसद में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना का कार्यकाल सन 1951 से 1956 ईस्वी था। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देखरेख में चलने वाले पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है जिसका ओहदा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। क्वेश्चन नंबर 21, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? सन 1950 में, सन 1952 में, सन 1951 में या सन 1953 में? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया था क्योंकि उनका लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था। ग्रामीण विकास का अभिप्राय है एक और जहां लोगों को बेहतर आर्थिक विकास करना, वहीं दूसरी ओर बृहत सामाजिक कायाकल्प करना भी है। यह कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया गया ताकि सरकारी प्रयासों में बुनियादी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य मानवाधिकार के सदस्य को हटाया जा सकता है केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्य के मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा उन संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता को दोष सिद्ध है तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो संथानम और बोहरा समितियों ने किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। संथानम समिति ने भ्रष्टाचार पर और बोहरा समितियों ने अपराधीकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर अपना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? सरकारी आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, ठक्कर आयोग द्वारा या प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की
के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जन अभियोग निवारण तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना के लिए सिफारिश की। तो इसमें उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। हम आगे चलते हैं, नेट के लिए उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया, किस निर्णय के द्वारा बनाया गया, कानून के द्वारा बनाया गया या संशोधन के द्वारा बनाया गया या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बनाया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा बनाया गया। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ये एक ऐसा निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून कब पारित किया गया, 1973 में, 1975 में, 1976 में या 1977 में। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को संपूर्ण देश से समाप्त कर दिया गया। इस गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था। सन 1950 में, 1952 में, 1986 में या 1989 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव कब हुआ था, 1961 में। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 1962 में हुई थी। इस परिषद के गठन का प्रयोजन भारत में सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं से निपटने के समाधान खोजना है। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह सरकार का सलाहकारी निकाय है और इसकी सदस्य संख्या 147 है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला वित्त निगम था जीवन बीमा निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, पुनर्वास वित्त निगम या इंडिया इंटरनेशनल। तो पहला वित्त निगम कौन सा था, पुनर्वास वित्त निगम। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थापित पहला निगम पुनर्वास एवं वित्त निगम था। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसके अतिरिक्त विकल्पों में दिए गए जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1953 में तथा इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना भी 1953 में की गई थी। तो याद रखिए पहला वित्त निगम कौन सा था, तो पुनर्वास वित्त निगम था और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय बीमा निगम की जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1953 में और इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना भी 1953 में हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग सेशन के साथ जरूर जुड़े और अपना फीडबैक भी शेयर करें। ये इसके बाद इसमें कुछ लास्ट में इसमें नेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको वन लाइनर के रूप में भी दिया हुआ है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी सेशन के साथ जुड़े रहिए और इस बुक को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जितने भी वीडियो बनाई गई हैं उन सबको देखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।